ये बुक के पीछे आपको क्यों आपको ऐसा लगा कि ये बुक लिखनी चाहिए, और इस बुक के अंदर क्या मैसेज देने की आपने कोशिश की है लोगों को? देखिए, किताब का एसेंस जो है वो प्रीफेस में है। जो मैंने आपको बताया कि 2 साल से ये था मेरे मन में, मगर बीमार पड़ गया था। मगर जो पिछले 3-4 महीने में मैंने जो प्रीफेस लिखा है उसमें मैंने एक ही चीज़ पे फोकस किया है कि प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें आखिरी लाइन है फ्रेटर्निटी की। फ्रेटर्निटी का मतलब ये भाईचारा। डॉक्टर अंबेडकर ने और कुछ और लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस पर काफ़ी अपनी राय दी, मगर उसको कोई प्रैक्टिकल शेप नहीं दे पाया। इसलिए कि आपने जस्टिस लिखा है कि भाई ठीक है, जस्टिस होना चाहिए, उसका इंस्ट्रूमेंट आपके पास है। इक्वालिटी होना चाहिए, वो भी इंस्ट्रूमेंट है हमारे दस्तूर में। जस्टिस के फ्रेटर्निटी के लिए कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं था, और न किसी सरकार ने उस वक्त से अब तक फ्रेटर्निटी पे सोच बूझ के कोई ढांचा बनाया हो जिससे कि नागरिकों के साथ ये सेंटिमेंट बढ़ाया जाए, बच्चों से स्टार्ट करके स्कूल से। और बगैर फ्रेटर्निटी के समाज में वो नई चीज़ें नहीं आ सकती हैं जिसके लिए हमारा संविधान बना था। आपको लगता है कुछ चीजें मिस हो रही हैं इस वक्त और मौजूदा सरकार के अंदर, या इससे पहले से ये चीजें? नहीं, मौजूदा सरकार से मेरा कोई वो नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, वी हैव बीन मिसिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। फ्रेटर्निटी क्या मतलब है? बाय बाय एवरी इंडियन, वेदर इज अ कश्मीरी और अ तमिलियन, इज अ ब्रदर और सिस्टर। वो चीज़ हमने कभी कल्टीवेट नहीं की। तो हमने डिफरेंसेस कल्टीवेट किए कि भाई ये बंगाली है, ये महाराष्ट्रियन है, ये यहाँ का है, ये वहाँ का है, मगर कॉमननेस जो है उसको हमने कल्टीवेट नहीं किया। और अगर आप कल्टीवेट नहीं करेंगे तो फिर चीज़ें खराब होती हैं। हर पौधे में पानी डालना होता है, कभी कभी खाद डालनी होती है। अगर आप पानी नहीं डालेंगे पौधा सूख जाएगा। तो हमारे समाज में जो हुआ है वो यही हुआ है। द प्लांट ऑफ फ्रेटर्निटी इज स्लोली बट श्योरली विदरिंग अवे। दैट इज नॉट अ गुड थिंग। आप कह रहे हैं कि भाई भाई जो है, आप यानी मौजूदा जो लोगों के अंदर जो एक नफरत बन रही है उसका जिक्र करते हुए आप इस बात को भी कह रहे हैं? क्योंकि नहीं, मैं मौजूदा उस पर नहीं कमेंट कर रहा हूँ। देखिए, जिस पद पे मैं था 10 साल तक, आई वॉज अ रेफरी इन ए हॉकी मैच। आपने हॉकी खेली है? नो नो नॉट। नहीं खेली। पर 11 इधर 11 उधर, उनके बीच में एक रेफरी जिसके हाथ में एक शीशी होती है, एक विसल होती है, और उसके जेब में एक रूल बुक होती है। वो खेल देखता है, बहुत करीब से देखता है। वो फील्ड में है, बाहर स्पेक्टेटर नहीं है, और ये देखता है कि रूल के मुताबिक खेल हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर कहीं रूल के खिलाफ हो रहा है तो वो सिटी पे जाता है। तो जब उस पद में आप रह चुके हैं तो फिर रोज़ की चीज़ें जो आप भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, उस पर कमेंट करना ठीक नहीं होता है। सर, दो चीज़ें मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि आप भाई भाई की बात कर रहे हैं। आप अपनी बुक के अंदर जो लिखा है, पिछले कुछ सालों से या पहले से ये चीज़ें होती आई हैं कि जो इंसिडेंट सामने आते हैं कि किसी की शॉप पर अटैक कर दिया नाम देखकर, या अभी रिसेंटली उत्तराखंड से एक इंफॉर्मेशन न्यूज़ सामने आई थी दीपक के नाम से, जो क्या आपको लगता है कि बहुत ही कंसर्निंग है? और एक और चीज, क्या इससे बड़ा जो आगे जो पॉलिटिकल पार्टीज जो कर रही हैं, हिंदी इंपोजिशन कर रही हैं, जातिवाद कर रही हैं कि आप ओबीसी हैं, पिछड़े हैं, स्वर्ण हैं, वो ज्यादा कंसर्निंग है? आपको क्या इसमें ज्यादा थ्रेट क्या है? इस तस्वीर के बहुत से रुख हैं।
जातिवाद एक चीज़ है, लैंग्वेज है दूसरी चीज़ है, और जो ये इंसिडेंट का आप जिक्र कर रहे हैं उत्तराखंड में, ये अलग अलग नहीं है। ये सब एक चीज़ का नतीजा है कि भाईचारा जो है वो नहीं हो रहा, कम होता जा रहा है। देखिए हमारे देश में आप कहाँ से शुरू करेंगे? लद्दाख से शुरू करेंगे और कन्याकुमारी तक जाएंगे। कॉमननेस क्या है? ना उनकी भाषा एक है, ना उनका रहने सहने का तरीका एक है, ना उनका खाना पीने का कोई चीज़ है, मगर दोनों में एक चीज़ उनको जोड़ती है कि सब देशवासी से, दे आर फेलो सिटीजन्स इन दिस कंट्री एंड दैट इज व्हाट होल्ड्स अस टुगेदर। तो उस चीज़ को, उस पौधे को अगर आप नर्चर नहीं करेंगे तो पौधा मुरझाने लगता है। इस वक्त जो आप अखबारों में पढ़ते हैं कि फलां जगह लैंग्वेज पे झगड़ा हो गया, फलां जगह किसी और चीज़ पे झगड़ा हो गया, किसी के धर्म पे झगड़ा हो गया, लेकिन हमारे समाज में क्या है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। मेरी दुकान यहाँ है, साथ की दुकान कोई और है, कोई तीसरी दुकान। अगर मुझे एक इंजीनियर, अरे नॉट उसकी ज़रूरत है अगर मिस्त्री की, तो मैं मिस्त्री की तलाश में जब निकलता हूँ पूछता हूँ कि भाई अच्छा मिस्त्री कौन है। ये तो नहीं पूछता हूँ कि उसका धर्म क्या है। ये सवाल ना आपने कभी पूछा ना मैंने कभी पूछा। तो ये तफरीक करना, डिफरेंसेस तलाश करना या इम्पोज करना, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। Who is responsible, sir? We are all responsible, each one of us. I can't hold anybody responsible. आपको लगता है कि इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल है या कुछ बेहतर? देखिए एटमॉस्फेयर क्रिएशन में सबका रोल होता है। सोसाइटी में जो एटमॉस्फेयर है उसके क्रिएशन में सबका रोल है। बड़ा नेता है उसका बड़ा रोल है, छोटा नेता है छोटा रोल है। मगर ये सिचुएशन डेवलप क्यों हो रही है ये सोचने की बात है। क्यों हो रही है सर? आप यही बात है ना, फ्रेटर्निटी की फीलिंग जाती रही, भाईचारा जाता रहा। ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, अगर वो फीलिंग जाती रही तो मैं उसको हमदर्दी से नहीं देखूंगा। आपको लगता है फ्यूचर में सिचुएशन और वर्स्ट होंगी या इसको कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए कंट्रोल तो हमेशा हर बीमारी का कंट्रोल होता है, मगर अगर आप उसको नहीं देखभाल करेंगे तो बीमारी छोटी बीमारी से बड़ी बीमारी हो जाती है। सर आपका रिसेंट में एक स्टेटमेंट काफी वायरल हुआ, महमूद गजनवी को लेकर आपने अपनी बात रखी। आपने जिक्र किया भारतीय लुटेरा हूं, क्यों आपको ऐसा लगा? और क्योंकि आपके उस स्टेटमेंट से जो करंट पॉलिटिकल रूलिंग पार्टी है उसने काफी आपको क्रिटिसाइज किया। देखिए करंट पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, उसको तो ये हक है कि कहे जो चाहे उसके मन में है। मैंने जो बात कही थी वो सिंपल चीज़ थी, थोड़ा बहुत इतिहास मैंने भी पढ़ा है। जिसने ये बात हो रही है क्या महमूद गजनी की है? उसकी हुकूमत लाहौर से भी नीचे करनाल की तरफ आती थी। तो वो कहीं और का बादशाह हो या ना हो, उसकी हुकूमत लाहौर पे तो थी। हिंदुस्तान अगर आप मैप देखिए जो आपको गूगल पे मिल जाएगा तो वो नीचे तक आते हैं। हमला उसने किया, लुटेरा था, बदमाश था, वो सब सही है, मगर उसमें उसकी जिनसियत और ये नेशनैलिटी नहीं आती है। वो लूटने आया था, बस खत्म, लूट के चला गया। उससे पहले भी आए थे, उसके बाद भी लूटने वाले आए, अपने देश में भी लूटने वाले हुए। कोई यहाँ का है, कोई वहाँ का है, कोई वहाँ का है, नाम नहीं लेना चाहता। एक दो नाम अगर आप लेना चाहते। नहीं भाई, जो राजा स्ट्रांग होता था वो पड़ोसियों पे हमला करता था।
कोई लॉ तो नहीं था कि वो हमला करे। तो वो करता था इसलिए कि वो जानता था कि उस हमले से उसको फायदा है। तो उसके साथ जो गजनी आया था, वो नाम उसका गजनी हो, धर्म उसका कुछ भी हो, मगर काम जो उसने किया है वो लुटेरापन था। लूटने में उसका कोई वो नहीं था कि वो ये इस लाइन के इधर है, ये इस लाइन के उधर है। उस जमाने में आम फीलिंग जनता में ये होती थी कि मंदिरों में बहुत दौलत होती है। ठीक है, प्रैक्टिस थी, सोशल प्रैक्टिस थी, और वो उसी की तलाश में आया था। उसने लूटा, औरों ने भी लूटा, कि कम या बेश औरों ने भी लूटा, और मेरे स्टेटमेंट के पीछे कुछ और नहीं था। बट आपको जो क्रिटिसाइज किया गया, आपको लगता है गलत किया गया, या इतिहास को एक चेंज करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा आपको लगता है? भाई देखिए, इतिहास ऐसी चीज है जो हो गई, सही या गलत, तो हम तो नहीं चेंज कर सकते। हम उसको मालूम कर सकते हैं या इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो किसी ने हमला किया, चंगेज खां आया, उसने आधी दुनिया अपने कंट्रोल में ले ली। उसके बाद भी आए, नादिर शाह आया और दिल्ली को फतह कर गया, जाके लाल किले में बैठ गया। तो वो चेंज तो नहीं कर सकता। बहुत बुरा काम किया उसने, हमारे लोगों को मारा, हुकूमत की लूटा, मगर हम उसको चेंज नहीं कर सकते। हम उसको रिमेंबर कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं कि भाई ये देखिए फला आदमी आया था, उसने ये किया। सर, अमूमन ये जानकारी सामने आती है कि जो भाजपा सरकार है वो हिस्ट्री को लेकर अलग अलग स्टेट में जो है बातें कहती है कि हम ये चेंज करेंगे, हम मुगलों के बारे में अब बताएंगे कि किस तरह से। आप इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये उनका पॉलिटिकल एजेंडा है, तो मैं उसको क्या करूं। मैंने न एजेंडा बनाया, न मैंने इम्प्लीमेंट किया। मैं नागरिक हूं, उसको देख रहा हूं, कहीं कहीं सह भी रहा हूं। सह रहे हैं आपको? भाई सभी सह रहे हैं तो मैं भी हूं, हम आप में क्या फर्क, हम दोनों नागरिक हैं। आप किस तरह सह रहे हैं सर उसको? आप क्योंकि जिक्र कर रहे हैं इस बात का, आपको लगता है कि आपके साथ भी कुछ? भाई मैं रोज अखबार पढ़ता हूं, रोज टीवी प्रोग्राम देखता हूं, और उसमें यही सब चीजें होती हैं, और क्या होता है। किसी को उसके धर्म पे मार दिया, किसी को उसकी लैंग्वेज पे मार दिया। कोई मद्रासी है तो बुरी चीज है, कोई बंगाली है तो बुरी चीज है, कोई पंजाबी है तो बुरी चीज है। तो ये अच्छी चीजें नहीं है, मगर अब समाज में लोगों का मूड बनता है ऐसा करने का। सर, आपने अभी अपनी बातों में कहा कि मैं रेफरी रहा और 11 टीम इधर 11 टीम इधर। उस वक्त जब आप रेफरी आप कर रहे थे, मैं बात कहूँ आप जब हाउस में थे, अब जो मौजूदा हालात हैं उस पर आप क्या कोई बात रखेंगे? आपको लगता है कि काफी चेंजेस हुआ है जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर चीजें हो रही हैं? हाल ही में राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया, ये कहकर कि वो एक जो किताब है वो अनपब्लिश्ड बुक का जिक्र कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इस पूरे पार्लियामेंट के अंदर जो चीजें हो रही हैं, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आप अपने रिसेंट ईयर्स में हिस्ट्री पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि पार्लियामेंट की सिटिंग एवरेज 90-100 पर डेज पर ईयर होती थी। अब 50-60 डेज होती है। इसका मतलब यह है कि पार्लियामेंट स्पेंड्स हाफ द टाइम on work it is supposed to do. Why is this so? अगर 50 दिन काम करेंगे तो 50 दिन का रिजल्ट उनको मिलेगा। वही हो रहा है अच्छा। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है हमने अपनाया,
और बहुत हमने प्राइड के साथ कहा कि हमने ये सिस्टम अपनाया। हमारे यहाँ जब यूनिवर्सल सफरेज लिखी गई तो बहुत से यूरोप के देशों में नहीं थी ये, मगर उसको चलाने के लिए जो प्रीकंडीशंस थे वो हमने पूरे नहीं किए। इलेक्शन हमने जरूर करवाए, बिल्कुल सही है, अब भी करवाते हैं, मगर इलेक्शन के ऑर्गेनाइजेशन में जो टोटल मशीनरी होती है वो ढीली पड़ गई है। आप इलेक्शन कमीशन का जिक्र कर रहे हैं? सिर्फ इलेक्शन कमीशन नहीं, सरकार का इन टोटलिटी कर रहा हूं। भाई अगर मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हूं कहीं पे, इलेक्शन होने वाला है, मुझसे कहा गया साहब ये करना है आपको, तो मैं उसको कर दूंगा। मैं उसमें ये नहीं देखूंगा कि ये गोरा है या काला है। अब ये चीज अनफॉर्चुनेटली हो रही है। आप कह रहे हैं एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। भाई दो खेल में दो पक्ष होते हैं कि नहीं, कम से कम दो पक्ष होते हैं। तो अगर एक तरफ आप झुकेंगे तो दूसरे को फायदा होगा। मैं न्यूट्रल हूं, बीच में खड़ा हूं। अगर इधर झुकूंगा तो नुकसान भी होगा एक को, दूसरे को फायदा होगा। उधर झुकूंगा तो वही चीज होगी। सर ओम बिरला साहब ने कहा, पार्लियामेंट क्योंकि चल रहा था इस बीच, कल उन्होंने कहा पीएम को राष्ट्रपति वोट ऑफ थैंक्स देना था। इस बीच पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री नहीं पहुंच पाए। ओम बिरला साहब ने यह कहा कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया क्योंकि अपोजिशन की कुछ महिला सांसद जो है वेल में आ गई थी और कुछ घटना हो सकती थी, अटैक कर सकते थे वो पीएम पर, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया पीएम को कि वो ना आए, और वो नहीं आए मेरे रिक्वेस्ट पर। मुझे 2004 का वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें मनमोहन सिंह साहब खड़े हुए थे और उनके सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे अपोजिशन। आप कैसे इसको देखते हैं? क्या वाकई में अब जो अपोजिशन पार्टी हैं वो इतने नाराज हैं कि वो अटैक कर सकते हैं पीएम पर? देखिए, मैंने जब वो खबर पढ़ी या टीवी पे सुनी तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। रूल्स ऑफ द हाउस आर दैट द स्पीकर और द चेयरमैन राज्यसभा हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी ओवर द फंक्शनिंग ऑफ द हाउस, दिस और दैट हाउस। पहले ये होता था कि जो सिक्योरिटी फोर्स थी पार्लियामेंट की वो लोकसभा के कंट्रोल में या राज्यसभा के कंट्रोल में होती थी। अब कुछ सालों से उसको बदल के उन्होंने किसको सीआईएफ को किसको दे दिया। तो कोई आप अगर जाएं, मैं अगर जाऊं पार्लियामेंट हाउस में तो दाखिल नहीं हो सकता हूं, नहीं जा सकता हूं। किसी ने मुझसे पूछा आपने नया पार्लियामेंट देखा है? मैंने कहा भाई बस अंदर जाने का कोई कार्ड ही नहीं है, मैं कैसे देखूं? तो स्पीकर साहब का जो भी फैसला रहा हो, मुझे नहीं मालूम, तो अखबार में जो लिखा है वो कि कोई इतना पावरफुल हो जाएगा कि स्पीकर को दबा देगा, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। हाउस में जो दाखिल होता है वो सिक्योरिटी कंट्रोल के बाद जाता है, और जो चीज स्पीकर या चेयरमैन के कंट्रोल में है उसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। सर आपको लगता है कि क्योंकि अमूमन ये देखा गया कि अपोजिशन पार्टी स्पीकर साहब, जैसे राहुल गांधी ने कहा कि आप ही बता दीजिए मैं क्या बोलूं, स्पीकर साहब से कहा, आपको लगता है कि पक्षपात है पार्लियामेंट के अंदर भी? क्योंकि आपने बहुत करीब से देखा है, इसलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। भाई मैं आपको इसीलिए तो बता रहा हूं कि 10 साल में मेरे सामने कोई ऐसी बात नहीं हुई। टेंशन होता था और टेंशन को सोल्यूशन का भी तरीका था, दोनों पक्षों को बुला के खामोशी से बात कर लेते थे। न तुम्हारी चली न मेरी चली, कॉमन चीज चली। तो मेरे जमाने में तो ऐसी कोई चीज हुई नहीं। कभी कभी एजिटेशन होता था, लोग प्रोटेस्ट करते थे, ज्यादा से ज्यादा ये होता था
कि हाउस एडजर्न कर दिया आपने 2 घंटे के लिए या आधे दिन के लिए या 1 दिन के लिए, और उसके आगे कभी कुछ नहीं हुआ। मैं आपको एक किस्सा ही मुझे याद आता है, कोई डिबेट हो रहा था, उसमें एक फ्रंट लाइन पे बैठे हुए ऑपोजिशन के एक एमपी थे और वो भाषण दे रहे थे, तो उनके भाषण में जरा लैंग्वेज जो थी वो सख्त थी। तो मैंने उनसे कहा, उनको रोक के उनसे कहा कि देखिए आप जो कर रहे हैं वो एक रूल एक्स को वायलेट करता है, और अगर आप यही कहेंगे तो मुझे फिर आपके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। इतना कहना काफी था। उन्होंने अपना बस्ता उठाया और चले गए। तो देखिए रूल्स बहुत हैं, रूल्स की कमी नहीं है, मगर रूल के लिए यह है कि कोई उसको ऑब्जर्व करे। भाई आप मोटर चलाते हैं, ट्रैफिक लाइट पे आप नहीं पहुंचे, आप रेड लाइट पे निकल गए, तो चालानी तो हो सकता है, वहां पर कोई बंदूक लेके मारेगा तो नहीं। दैट इज इट, इट्स एज सिंपल एज दैट। इट्स लाइक एनी अदर गेम इन लाइफ। सर एक जिस तरह जगदीप धनखड़ साहब ने रिजाइन दिया, आपका उस पर क्या रहा है? क्योंकि अभी तक वो मुझे आज तक मालूम ही नहीं भाई क्या हुआ, मुझे आज तक कुछ नहीं मालूम है, तो अखबार में भी नहीं पढ़ा, कुछ नहीं है। मैं एक चीज जानता हूं, देखिए वो पद जो है उपराष्ट्रपति का, बहुत बड़ा पद, तो उससे रिजाइन करना कभी पहले तो नहीं हुआ है। एक ही सिचुएशन में हुआ है, अगर कोई वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाता है तो वो रिजाइन करके वो दूसरे उसमें चला जाता है, नहीं तो रिजाइन करे, इतने ऊंचे पद से कौन रिजाइन करता है? तो क्या हुआ, कहानी क्या है, मुझे नहीं मालूम। आपको लगता है कि वो इस वक्त नजरबंद है या उनके ऊपर कोई दबाव है? दबाव उन पर कुछ नहीं, उनका रिजाइन कर दिया चले गए। सर आपने, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की हम लोग बात कर रहे थे, जिस तरह से इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होता था, जो चेंजेस हुए, आपको लगता है कि उस चेंजेस के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी अपने मन मुताबिक जो भी रूल करेगा, मैं बात करूं क्या भाजपा अगर रूल कर रही है क्योंकि अभी, तो क्या उससे करंट पार्टी को इस वक्त फायदा है, और जो प्रोसेस चेंज हुआ है वो क्या चिंता की बात है? देखिए प्रोसेस क्या चेंज हुआ है मुझे नहीं मालूम। मैं एक चीज जानता हूं, वो बहुत सालों पहले एक इलेक्शन कमिश्नर होता था, उसका नाम था टी एन शेषन, जानते हैं अपना, लोग कांपते थे उनके सामने। एक बार वो इलेक्शन कमिश्नर हो गए और इलेक्शन ने ऑर्डर दिया कि इलेक्शन होगा, बिहार में होगा या बंगाल में होगा, कहीं भी होगा। फिर सेशन साहब वॉज दी लॉर्ड एंड मास्टर, फिर किसी और की नहीं चलती थी। तो देखिए ये जितने पद हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, चाहे वो चीफ जस्टिस हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, और भी 2-4 ऐसे पद हैं, उसको कोई गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए कि कोई उसको इंस्ट्रक्शंस दे। उसको मालूम है उसे क्या करना है। SIR का प्रोसेस चल रहा है, अपोजिशन पार्टी मैं एक चीज जानता हूं, अपने देश में सेंसस होता है बराबर, हर 10 साल पे होता है, मगर वो टाइम उसका केयरफुली सिलेक्ट किया जाता है। जैसे कि एक चीज कि भाई सेंसस ऐसे वक्त नहीं होगा जब स्कूलों में इम्तिहान हो रहे हो, सेंसस ऐसे वक्त नहीं होगा जबकि मौसम बहुत खराब होता है। तो हर चीज का वक्त होता है। अगर आपको वोटर लिस्ट रिवाइज करनी है, और करने की जरूरत होती है हमेशा, 10 लोग मर जाते हैं,
तो 10 की जगह अगर 10 और नागरिक नहीं आए हैं तो उनकी लिस्ट जरूर बननी चाहिए, मगर उसको इलेक्शन से 2 दिन पहले क्यों करें? भाई देश में लोग एक जगह तो रहते नहीं है। कोई मजदूर है, बिहार में है, नौकरी के लिए बम्बई जाता है, तो उसका वोट मिला है नहीं मिला, किसी और ने इस्तेमाल कर लिया नहीं करा, ये सब चीज़ें आराम से होती हैं, जल्दी में नहीं होती हैं। अपोजिशन का आरोप है कि एक वर्ग का वोट काटने की कोशिश है एसआईआर के थ्रू, और ये भी आरोप है कि जो हम लोगों को वोट देते हैं, यानी जो विपक्ष को वोट देते हैं, उस पर भी अटैक है, और ये सीधे सीधे इसमें भाजपा जिम्मेदार है। अब भाई ये सब पॉलिटिकल डिटेल्स की बातें मैं नहीं जानता, बिकॉज आई एम नॉट इन दी पॉलिटिकल गेम। बट क्योंकि वोट देने का अधिकार तो सबका है, आप भी वोट देते हैं सर? बिल्कुल देते हैं जी, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका भी एसआईआर हुआ होगा। हाँ। तो वो प्रक्रिया आपको ठीक लगी, या आपको लगता है कि अटैक किया जा रहा है? आप भी देखते होंगे अमूमन ये आरोप पॉलिटिकल पार्टीज खासतौर पर भाई वो सब पे नहीं होता है, किस पे करना है किस पे नहीं करना है सबको मालूम है कि भाई हूँ रिटायर्ड आदमी हूँ, एक जगह रहता हूँ, इसमें कोई सीक्रेट तो है नहीं। सर हाल ही में जिस तरह से प्रधानमंत्री और ट्रंप की दोस्ती, अमूमन इस बात का उदाहरण दिया जाता है, ये भी कहा जाता है कि बहुत अच्छे रिश्ते हैं, उसके बाद जिस तरह से जो ट्रंप की तरफ से जो चीज़ें दावे किए जा रहे हैं, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे वेनेजुला से हम लोगों को तेल खरीदना है, यूएस ट्रेड डील है, आपकी इस पे क्या राय है? और फॉरेन पॉलिसी आपको लगता है कि ठीक वर्क नहीं कर रही है, क्योंकि आप रहे हैं इस सब? ऐसी बात नहीं है। देखिए हर राजा राजा होता है, उसका रहने सहने का, काम करने का, बोलने चालने का तरीका होता है, और सब ये जानते हैं, सारी दुनिया जानती है। मगर अगर कोई ज्यादा धांधली करना शुरू कर देता है तो फिर सब दुनिया में कहते हैं कि साहब ये गलत काम कर रहा है। तो देशों में जो संबंध होता है वो ठीक है, वो तो सब जगह हमेशा हुआ है, आज भी हुआ है, अंपायर अशोक के ज़माने में भी हुआ है, अकबर बादशाह के ज़माने में भी हुआ है, आज भी हो रहा है। मगर जब दो देशों की बातचीत शुरू होती है तो वो तराजू को नाप तोल के देखते हैं कि हमारे पास कितना वजन है, कितना वजन नहीं है, उस हिसाब से करते हैं। ठीक है, मान लिया कि अमेरिका बड़ा देश है, ताकत बहुत है, सब कुछ है, तो बहुत सी चीज़ें अमेरिका कराना चाहेगा। बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम सहमत होंगे, मगर बहुत सी चीज़ पे हम सहमत नहीं हैं। तो ये तो चलता रहता है, शतरंज का खेल है, 2 चाल आप खेलिए, 2 चाल मैं खेलूंगा, जिसकी चाल ज़्यादा पक्की है वो जीत जाएगा। आप लेकिन अभी भी अपनी राय सर नहीं रख रहे हैं कि ये जो ट्रेड डील हुई है, भैया मुझे डिटेल आज तक नहीं मालूम है। उन्होंने कहा है मंत्री जी ने कि बहुत जल्दी नया एग्रीमेंट जो है वो पब्लिक हो जाएगा, तो हो जाने दीजिए, फिर देखा जाएगा। बार बार ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप का जो क्लेम है, भाई आप उनको उनकी जबान बंद नहीं कर सकते। वो कहते हैं उन्होंने किया है, हम कहते हैं नहीं किया, तो किसकी बात मानी जाए? हमारे साथ किया उन्होंने, नहीं किया। उन्होंने दूसरे पक्ष के साथ क्या किया वो जाने, दूसरा पक्ष, हमने नहीं किया। अपोजिशन पार्टी कहती है कि पीएम क्यों नहीं इस बात को कहते हैं कि करीबन 60 से 70 बार वो एक ही बात कह चुके हैं, और ट्रंप ही हर बार घोषणा क्यों करता है किसी चीज की? हमारी सरकार हम लोगों को जानकारी पहले क्यों नहीं देती? देखिए सरकार कितनी जानकारी देगी या कितनी नहीं देगी, ये हर सरकार का अपना हक होता है। ट्रंप डींग मारते हैं तो उनको डींग मारने दीजिए, हम उसको क्या, हम उनकी जबान नहीं बंद कर सकते। और जो पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते हैं, बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं,
हम जो भारत की जो रिश्ते हैं ईरान के साथ, अभी हमने देखा चाबार पोर्ट में जो चीजें चल रही थी, अब उनमें थोड़ा सा रुकावट देखने को मिल रहा है। आप कैसे, जो आप तो एम्बेसडर रहे हैं ईरान के, भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए सर, जब हम दूसरों से जब रिश्ते अब देखते हैं, खासतौर पर बांग्लादेश, पाकिस्तान, हम लोग, क्या आपको लगता है कि स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, या जो स्टैंड ले रहे हैं वो हम लोगों के लिए बहुत मजबूत स्टैंड है? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो या श्रीलंका हो या नेपाल हो, ये हमारे पड़ोसी देश हैं। इनके साथ हमारी बाउंड्री मिलती है, और वो तमाम चीज़ें जो हम करते हैं वही किसी न किसी हो, हमारे खाने और उनके खाने में ज़्यादा फर्क नहीं होगा। बंगाली इधर हो या उधर हो, खाना उसका एक ही तरह होगा। पंजाब में इधर हो या उधर हो, एक ही तरह होगा। तो ये सब चीज़ें तो देशों में होती है, और पड़ोसियों के साथ एक ही तरीका होता है, या मिल के रहिए या लड़ के रहिए, कोई तीसरा रास्ता नहीं है। अगर कोई देश बहुत दूर है, मेक्सिको यहाँ से बहुत दूर है, ठीक है, अगर हमारे संबंध है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उसका कोई नुकसान नहीं होता है। मगर बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ, श्रीलंका के साथ संबंध नहीं है तो इसका मतलब उनसे लड़ के रहे, ये तो नहीं मुमकिन है। तो पड़ोसियों के साथ रिलेशंस बिल्कुल दूसरे होते हैं। इसमें पार्टी का कोई रोल नहीं होता है कि ये पार्टी है तो दोस्ती होगी, वो पार्टी है तो दोस्ती नहीं होगी। बांग्लादेश से ये जानकारी आती है कि माइनॉरिटीज पर वहां अटैक किया जाता है। यहाँ सरकार से सवाल पूछा जाता है, सरकार बांग्लादेश पर हमला बोलती है। आप यहाँ अमूमन आरोप लगता है सरकार पर कि इस देश में माइनॉरिटीज पर यहाँ हमला हो रहा है। अपोजिशन कहती है कि जब यहाँ हो रहा है तो वहां भी उसी तरीके से हो रहा है, कोई प्रधानमंत्री को स्टैंड लेना चाहिए इसको लेकर। देखिए, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी जो है ये एक अजूबा चीज़ नहीं है। हर देश में मेजॉरिटी माइनॉरिटी होती है। अमेरिका में भी मेजॉरिटी माइनॉरिटी है, उसका रंग दूसरा हो, उसका तरीका दूसरा हो, तो उसमें ज़्यादा वो एक्साइटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अब कैसे सर ये रुकेगा? रुकना कैसे? भाई रुकेगा तो उनके अपने देश की पॉलिसी के मुताबिक होगी। कोई बाहर से डंडा चलाने तो नहीं आएगा, और ना उसको आने देना चाहिए। चाबार फोर्ट पर सर आपकी क्या राय है? हमारे हित में था, इसलिए हमने उसको शुरू किया था। कोई इसमें दो राय नहीं है। ईरान से संबंध तो हमारे बहुत पुराने हैं, आज के नहीं है। मगर वो चाबहार पोर्ट ऐसी चीज़ थी जो कि हमारे हित में था। अगर वो रास्ता खुल जाता है तो हमारे व्यापार को बहुत फायदा होगा उससे। लेकिन अब इस वक्त तो काफी चाबार पोर्ट को लेकर कोई डेवलपमेंट जो आ रहा है, वो आपको लगता है कि नेगेटिव में है भारत? देखिए, ये सब चीज़ें सरकारों में चलती रहती हैं। पोर्ट का प्रोजेक्ट एक दिन में तो बनता नहीं है, 5 साल लगता है, 10 साल लगता है। तो 10 साल में क्या रंग लेगा, क्या रुख लेगा, इसकी फिक्र किसको है, किसको? क्या फॉरेन पॉलिसी सर ठीक नहीं है भारत की? नहीं, बिल्कुल ठीक है। मैं कैसे कहूँ कि ठीक नहीं है ठीक। दुनिया में बड़ी हमारी इज्जत है। लेकिन ये बात तो कांग्रेस पार्टी मना करती है कि हम लोग रिश्ते हमारे बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं, हम लोग कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज का अपना एटीट्यूड होता है, समझिए साहब। अब बहुत सी चीज़ों पे आप कहें, सीपीआई से पूछें कि भाई आपके रिश्ते अच्छे हैं या ख़राब हैं, रूस के साथ होएंगे ख़राब होने, इससे बेहतर होने चाहिए। तो ये सब पॉलिटिकल पार्टीज के पोस्चर्स होते हैं, आज हैं कल नहीं हैं, उसमें ज़्यादा वो नहीं है। आपको लगता है फॉरेन पॉलिसी जिस तरह से चल रही है वो बहुत ठीक है, और इससे आगे हम लोगों को भविष्य में फायदा मिलेगा? हमारी फॉरेन पॉलिसी आज से नहीं, शुरू से, पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माने से, वही प्रधानमंत्री बदले हैं
पार्टीज भी बदली हैं, मगर पॉलिसी में चेंज नहीं आया, इसलिए कि सब समझते हैं कि हमारे हित में क्या है और क्या चीज़ हमारे हित में नहीं है। सर, हाल ही में जम्मू कश्मीर से एक इंफॉर्मेशन आई थी, न्यूज़ आई थी वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को लेकर। आप क्योंकि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर भी रहे, उस हैसियत से मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, जामिया हो या वैष्णो देवी, वहाँ पर ये खबर आई कि जो नीट का एग्ज़ाम हुआ उसमें जो एक वर्ग है उसके बच्चे ज़्यादा थे, वहाँ पर प्रदर्शन हुआ और आज के हालात में उसको यूनिवर्सिटी को हॉल पे रखा गया। आप कैसे इस विवाद को देखते हो और क्या जो यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज हैं, यहाँ पर जो मौजूदा हालात हैं, जो मौजूदा सोच है, क्या वो चिंताजनक है या ये इंडिविजुअली डिपेंड करता है? देखिए, हर यूनिवर्सिटी की पॉलिसी होती है और हर यूनिवर्सिटी की पॉलिसी, सरकार की जो एजुकेशन पे पॉलिसी होती है उसके मुताबिक चलती है। अब उसके बाद एडमिशन के रूल्स क्या हैं वो हर यूनिवर्सिटी अपने बनाती है। एग्जामिनेशन के रूल्स क्या हैं हर यूनिवर्सिटी अपने वो बनाती है। तो उसमें बाहर से इंटरफेयर करने की कोई गुंजाइश होती नहीं है और होनी नहीं चाहिए। जो वैष्णो देवी में हुआ सर, अब मुझे डिटेल्स उसकी याद नहीं है तो मैं कांट टेल यू दैट। सर, मैं एक दो पॉलिटिकल सवाल आपसे लेके पूछता हूँ। जिस तरह से इस देश में जो राजनीति हो रही है, चुनाव जो लड़े जा रहे हैं, कांग्रेस आरोप लगाती है भाजपा पर, पॉलिटिकल सिचुएशन आपको किस तरह से नजर आ रही है भारत देश की, और आपको लगता है कि ओवैसी साहब जो हैं वो गेन कर रहे हैं? भाई देखिए, इलेक्शन वही बात है हॉकी के खेल की। दो पक्ष अगर खेल रहे हैं तो एक दूसरे पे किसी तरह जैसे हावी होना चाहता है, तो हर इलेक्शन में ये बात होगी। जो भी पॉलिसीज हो, अगर वो एक ही उसके लिए लड़ रहे हैं तो एक जीतेगा एक हारेगा। रिक्वायरमेंट एक है कि खेल रूल के मुताबिक हो, उसका रिक्वायरमेंट पब्लिकली नोन हो और किसी के साथ धांधली ना हो, बस। डेमोक्रेसी का यही मतलब है, और क्या है। लोकतंत्र खतरे की आरोप लगते हैं। भाई अगर वो ये नहीं हो रहा है तो लोकतंत्र खतरे में है। क्या इस सरकार में है? ये कहना बहुत मुश्किल है कि इस सरकार में है या नहीं। भाई इतना बड़ा देश है, इतनी सरकारें हैं, आप देख लीजिए हर जगह का रिकॉर्ड अपना। अगर सर आप तुलना करना चाहें यूपीए गवर्नमेंट और बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट की, तो आप? ये मैं नहीं करता, ये मेरा काम नहीं है, मैं नहीं करूँगा। क्या कोई सुझाव मौजूदा पॉलिटिकल पार्टी को आप देना चाहेंगे? नहीं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का, अव्वल तो मैं मेंबर नहीं हूँ, ना कभी मेंबर हुआ हूँ। दूसरे, न वो मुझसे पूछते हैं राय के लिए, न मैं देता हूँ उनको।